गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर हम 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है oogenesis। oogenesis की अगर बात करें, जिसको हम हिंदी में अंड जनन कहते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में बता रखा है। oogenesis जिसको हम अंड जनन कहते हैं, इसको ह्यूमन फीमेल की ओवरी से रिलेटेड माना जाता है। ह्यूमन फीमेल की ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर मंथली जो फॉलिकल्स बनते हैं, जो एग बनते हैं, उन एग के अंदर किस टाइप के चेंजेज आते हैं और वो एग कहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, oogenesis की अगर बात करें तो इस oogenesis की शुरुआत जो है वो बर्थ से पहले से हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि एक होता है oogenesis, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की शुरुआत जो है वो जन्म के 13 साल के बाद में होती है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल में अंडे बनना जन्म से पहले शुरू हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो डेवलपिंग स्टेज तक पहुंच जाते हैं। मैच्योरिटी आते आते प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी के बाद में उनमें कम्प्लीटली मैच्योरेशन हो जाता है और उसके बाद में वही एग जो है वो जाइगोट बन जाता है। तो देखो, इसकी शुरुआत हम प्रेगनेंसी के टाइम करते हैं या भ्रूणावस्था के टाइम। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो केस के अंदर भ्रूण की स्थिति के समय 11th से 12th वीक का जो टाइम पीरियड होता है, यानी 11वें से 12वें सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे शरीर के अंदर यानी फीमेल की बॉडी में एक सेल होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये जो जर्म सेल है जो एक्स्ट्रा गोनेडल होती है, यानी सेक्स ऑर्गन के अंदर न बन के एब्डोमेन के अंदर बनती है, ये बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर बता रहा हूँ, फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम जब माँ के पेट में बच्चा एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि उस समय इस एम्ब्रियो के फॉर्म में जो बच्चा होता है, उस समय 11 से 12th वीक के अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल नाम की एक जर्म सेल, एक नाम की एक सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। ये सेल माइग्रेट करती है किसके अंदर? सेक्स ऑर्गन के अंदर, और सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? ओवरी। ओवरी, तो ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर ये माइग्रेट करती है और ओवरी के अंदर माइग्रेट करने के बाद ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये आगे जाकर के फिर क्या बनाती है? oogonia बनाती है और इस oogonia को हम कहते हैं एग मदर सेल। इसी oogonia का दूसरा नाम है एग मदर सेल, यानी अंडाणु मात्र कोशिका। तो फीमेल के अंदर एग मदर सेल या oogonia जो है वो एक्चुअल में किससे डेवलप होता है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। अगर हम एक ओवरी की बात करें, हमारे पास एक ओवरी का डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो देखो, ये हमारे पास एक ओवरी का डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको जो दिख रही है, तो यहाँ पर इस ओवरी के अंदर एक एक नाम दिख रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये ओवरी में एक्चुअल में सही नाम नहीं है। देखो, जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है कि ऐसी एपिथेलियल सेल जो जर्म सेल बनाती है, और जर्म सेल का मतलब एग सेल बनाना। लेकिन ओवरी के अंदर जर्म सेल्स जो है बनाने वाली कोई सेल होती नहीं, तो इसको हम लोग जो है जर्मिनल एपिथेलियम सिर्फ नाम लिखा है, बट एक्चुअल में ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होती है। कि ओवरी में जितने भी एग बनते हैं वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं और वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में एयॉक सेक्स से बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है, जो कि इन जर्म सेल्स को बनाती है, oogonia को बनाती है, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल एक्चुअल में एम्ब्रियो के एयॉक शेक में पाई जाती है और एयॉक शेक का होता है एब्डोमेन में। यानी जर्म सेल की शुरुआत एक्स्ट्रा गोनेडल होती है, सेक्स ऑर्गन के बाहर होती है, उसके बाद वो माइग्रेट हो जाते हैं और उसके बाद में वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर आपको जो है छोटे छोटे फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं और ये जो फॉलिकल है इनको हम कहते हैं स्टार्टिंग में प्राइमरी फॉलिकल। इन प्राइमरी फॉलिकल की संख्या शुरुआत के अंदर 60,000 से 80,000 होती है। यानी ये उस समय की बात है जब किसी फीमेल का जन्म होता है, और फीमेल का जब जन्म होता है तो जन्म के 0 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की उम्र तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आते आते
ये जो फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, इनकी संख्या 60 से 80,000 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फीमेल का जन्म होना होता है, एक बच्चे का जन्म होना होता है, उससे पहले इन फॉलिकल की संख्या लाखों में होती है। लेकिन प्यूबर्टी आते आते, सेक्सुअल मैच्योरिटी आते आते इन फॉलिकल की संख्या 60 to 80,000 हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, जिसमें प्यूबर्टी आ चुकी है, तो इन 60 to 80,000 में सिर्फ 20 से 25 फॉलिकल जो है वो ही हर मंथ डेवलप होती है। हर मंथ जो है वो डेवलप होती है, और इन्हीं 20 से 25 फॉलिकल में एक फॉलिकल जो है वो हर मंथ पूरी तरह से डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल एक्चुअल में वो मैच्योर फॉलिकल है जो हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से, फीमेल की ओवरी से रिलीज होती है, ओव्यूलेशन करती है, और ओव्यूलेशन करने के बाद में फिर वो जो ग्राफियन फॉलिकल है वही ओव्यूलेशंस के बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। यानी ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग एक फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं, एक लाइन डायग्राम से पढ़ते हैं, और इसी लाइन डायग्राम को हम कहते हैं oogenesis। oogenesis को पढ़ने से पहले हम लोग एक लाइन डायग्राम बता देते हैं, एक आरे के चित्र बना देते हैं, और उसके बाद में हम वन बाय वन पढ़ेंगे देखो होता क्या है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एम्ब्रियो केस के अंदर, भ्रूण की स्थिति के अंदर 11 से 12th वीक में प्री मोडियल जर्म सेल बनती है, और ये प्री मोडियल जर्म सेल क्या होती है, माइग्रेट होती है। माइग्रेट होकर के ये सेक्स ऑर्गन में, ओवरी में आ जाती है, और इस ओवरी के अंदर इसको आप किस नाम से जानते हैं, oogonia। अब ये oogonia डेवलप कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ओवरी के अंदर एक 2n सेल है, और इस 2n सेल को हम कहते हैं oogonia। ये है oogonia, इसको हम एग मदर सेल कहते हैं, अंडाणुमात्र कोशिका कहते हैं। अब ये oogonia जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब डेवलप होना स्टार्ट होगा, जन्म से पहले की बात हो, बिफोर बर्थ, जब एक लड़की प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो उस समय ये oogonia डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इनके अंदर एक फेज आती है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये वो फेज होती है जिसके अंदर oogonia अपनी संख्या बढ़ाते हैं माइटोसिस के द्वारा। तो जैसे इनके अंदर माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस के द्वारा इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये जो oogonia है ये धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, और इस तरह से इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब होता है एक ऐसी फेज जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद सेकंड फेज आती है जिसको कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। इस ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो ये oogonia है जिनकी संख्या बढ़ गई थी, ये बिफोर बर्थ जो है वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं। इनमें दो तरह का चेंजेस आते हैं, एक को हम कहते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक को कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है कि इस एग में एक ऐसा चेंज हो रहा है जो यॉक बनने से पहले होगा, प्री वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलो शब्द का मतलब होता है यॉक, यॉक या पीतक। इस एग में, एग का मतलब oogonia, इस oogonia में होने वाला ऐसा बदलाव जो उसमें पीतक बनने से पहले होगा, यॉक बनने से पहले होगा, इस चेंजेस को कहते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस चेंजेस। इसी प्रकार इसी एग के अंदर वाइटेलोजेनेसिस नाम का चेंजेस होता है। वाइटेलोजेनेसिस चेंज का मतलब ऐसा चेंज जो अपने आप में यॉक बना रहा है। यानी जब ये oogonia जो कि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर है, ये ग्रोथ फेज में एंट्री करते हैं, तो इसमें दो तरह के चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक चेंज को हम कहते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस, एक चेंज को कहते हैं हम वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस का मतलब यॉक या पीतक बनने से पहले होने वाला चेंज, जिसके अंदर इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर इसमें ER जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, जिसके अंदर इसकी गोल्जी बॉडी जो है वो अपने आप को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में बदल देगी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिक्रेट करेगी जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने में मदद करेंगे। और इसी प्री वाइटेलोजेनेसिस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप को एक्यूमुलेट करते हैं ER और गोल्जी बॉडी के साथ मिल करके एक न्यूक्लियस के चारों ओर रिंग बनाते हैं बाल्बियानी वाइटेलिन नाम की। तो ये सारे चेंजेस जो है वो प्री वाइटेलोजेनेसिस में होते हैं। सेकंड नंबर पे जो चेंज आता है उसको कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। ये वो चेंज होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दो प्रोटीन बनाता है, फॉस्फोप्रोटीन जिसको फॉस्फेटिन और फॉस्फोलाइपोविटिन कहते हैं। ये दोनों प्रोटीन जो है
वो यॉक बनाने का काम करते हैं, यॉक प्लेट्स बनाते हैं। इस तरह से अब इस एग को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, यानी अब oogonia जो है, इन दोनों चेंज के बाद अब oogonia जो है वो बदल गया oocyte के अंदर, और इसको कहते हैं हम प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। तो जब oogonia oocyte में बदल जाता है, प्राइमरी oocyte में बदल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें दो तरह के चेंजेज आए हैं, एक प्री वाइटेलोजेनेसिस और एक वाइटेलोजेनेसिस। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जैसे ही बन गया तो हमने कहा कि ग्रोथ फेज क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो एक oogonia में दो फेज कंप्लीट हुई बिफोर बर्थ, जिसको हमने कहा मल्टीप्लिकेशन फेज, और सेकंड नंबर की जो फेज है उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। अब ये जो ग्रोथ फेज है वो थर्ड नंबर की फेज में एंट्री करती है, और उस फेज को हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। थर्ड नंबर की जो फेज होती है उसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज। अब इस फेज में जैसे एंट्री करता है, इसको हम लोग जो है परिपक्वन अवस्था कहते हैं। तो इस फेज के अंदर दो तरह के मियोसिस होते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वो फेज है जो जन्म से पहले भी चल रही है और जन्म के बाद भी चलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपको प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडाणु कोशिका जो दिख रही है, इसके अंदर सबसे पहले शुरू होता है मियोसिस। अब आपको पता है कि मियोसिस दो तरह का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। अब जैसे इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये प्राइमरी oocyte जो है वो डिवाइड होना शुरू करता है। इस डिवीजन के अंदर एक स्टेज आती है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डिप्लोटिन स्टेज। जैसे डिप्लोटिन स्टेज आती है तो ये अंडा रुक जाता है, यानी इसका जो डिवीजन है वो रुक गया। और जैसे इसका डिवीजन रुक गया तो हमने ये कहा कि यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ था, यानी एक बच्चे का जन्म होना है, प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो गर्भ पल रहा है, उस गर्भ के अंदर जो अंडा है, प्राइमरी oocyte है, वो डिप्लोटिन स्टेज तक आ चुका है। डिप्लोटिन स्टेज तक डिवाइड होने के बाद में अब इस अंडे में ये जितनी भी आगे वाली फेज है वो अरेस्ट हो जाती है, यानी रुक जाती है। और ये जो रुक जाती है तो हमने ये कहा कि यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बिफोर बर्थ प्रोसेस। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी चेंज आया ये बिफोर बर्थ होता है, बिफोर बर्थ। तो अगर पूछे कि जन्म से पहले एग में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, तो जन्म से पहले मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो रही है, oogonia अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। जन्म से पहले ग्रोथ फेज आ रही है जिसमें oogonia अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं oocyte में, और जन्म से पहले ही oocyte में मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाते हैं, और वो oocyte मियोसिस फर्स्ट शुरू करने के अंदर डिप्लोटिन स्टेज में आते हैं, रुक जाते हैं। अब जो आपको एग दिख रहा है, जो प्राथमिक oocyte दिखेगा जो कि डिप्लोटिन स्टेज में रुक गया, इसको कहते हैं डिक्टेट oocyte। तो अब अगर पूछे कि किसी लड़की के अंदर, किसी फीमेल के अंदर कौन सा oocyte पाया जाता है जो प्यूबर्टी के अंदर फिर से डिवीजन शुरू करेगा, तो उसको कहते हैं डिक्टेट oocyte। तो डिक्टेट oocyte वो oocyte है जो जन्म से पहले मियोसिस फर्स्ट शुरू तो कर लिया था, जिसने जन्म से पहले मियोसिस फर्स्ट शुरू तो कर लिया था, लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में आकर के वो oocyte जो है वो रुक गया था। तो ह्यूमन के एग सेल जो है या ह्यूमन के oocyte कौन से स्टेज में अरेस्टेड हो जाते हैं? मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में। अब होता क्या है, जन्म हो गया बच्चे का, और जन्म के बाद 13 साल गुजर गए, 13 ईयर जो है पास हो गए, 13 साल गुजर गए। तो 13 साल के बाद में अब क्या होगा, अब ये मियोसिस जो फर्स्ट जो कि रुक गया था डिप्लोटिन स्टेज में, अब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो एग के अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, यानी ये जो oocyte है, प्राथमिक oocyte, ये डिवाइड होगा, बट अनइक्वली डिवाइड होगा। और अनइक्वली डिवीजन होने की वजह से क्या होगा कि एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी, सेकेंडरी oocyte बनेगा जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी, और एक जो है छोटी सी बॉडी बन जाएगी, यानी छोटा सा अमाउंट साइटोप्लाज्म का अलग हो जाएगा। और उसके बाद में वो जो साइटोप्लाज्म अलग हुआ तो एक छोटी सी बॉडी बनी जिसको हम कहते हैं पोलोसाइट, या जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये है पोलर बॉडी। अब सवाल ये आता है कि मेल के अंदर तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड हुआ, तो दो तरह के स्पर्म, मतलब दो स्पर्म बने थे जिसको हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला। तो फीमेल में जो है प्राइमरी oocyte ने दो सेकेंडरी oocyte क्यों नहीं बनाए, सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte क्यों बनाए, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जुड़ा हुआ इवोल्यूशन के साथ। विथ रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ह्यूमन क्वाड्रीपेडल से बायपेडल में आया, यानी हम कह सकते हैं कि इंसान भी जानवरों की तरह स्टार्टिंग में जो है 4 पैरों पे चलता था।
इवोल्यूशन के साथ साथ इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में इंसान जो है वो दो पैरों पे चलना शुरू हुआ। अब दो पैरों पे चलना शुरू हुआ तो उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो दो पैरों के बीच में पेल्विक रीजन में सेटल्ड हो गए। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमारी बॉडी में एक ऐसा चेंजेज आया कि ओव्यूलेशन की जो प्राइमरी oocyte था उसने अपने आप के अंदर मियोसिस को अनइक्वल कर दिया, अनइक्वल डिवाइडेशन कर दिया। इसका करना भी जरूरी था क्योंकि अगर मियोसिस अनइक्वल नहीं होता तो प्राइमरी oocyte से दो सेकेंडरी oocyte बनते और फिर ये सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस सेकेंड करते। तो हमने कहा कि आगे जो एग सेल बनती वो एक साथ चार बनती, और अगर किसी फीमेल में एक साथ चार एग सेल बनती है तो इसका मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में, फर्टिलाइजेशन के टाइम में चार स्पर्म चार एग सेल्स को कन्वर्ट करते जाइगोट में, और इस तरह से एक महिला एक बार में चार बच्चे प्रिपेयर करती जो उसके गर्भाशय के अंदर ठहर नहीं सकते थे। हम कह सकते हैं कि मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते। तो फीमेल के अंदर मिस कैरेज के चांसेस न बढ़े इसलिए इवोल्यूशन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस आया कि oocyte प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में जब बदलने लगा तो सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, बाकी जितने भी जो डिविजन्स हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल होगा और उसके बाद में एक पोलर बॉडी बन जाएगी। तो ये एक इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ सच है कि क्यों प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte की संख्या सिर्फ एक बनाता है डिविजन्स के बाद, न कि दो। जबकि मेल के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म टू स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी एंड देयर आफ्टर फोर स्पर्मेटिड्स, ठीक है, और बाद में फोर स्पर्मेटिड बनता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब जो आपको सेकेंडरी oocyte मिला है ये एक सेकेंडरी oocyte जन्म के बाद बॉडी के अंदर बन रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है। ये सेकेंडरी oocyte जब भी बनेगा तो इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा की सेल जो है वो सराउंडेड होती रहती है, और इसी समय इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो ग्रेनुलोसा की सेल जो कि कंटिन्यू डिपॉजिट होती रहती है, तो इस समय इस स्ट्रक्चर्स को सेकेंडरी oocyte एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर एंक्लोज्ड होती है और उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल वो मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, अब इस सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो ये ओवरी से बाहर आ जाएगा, और ओवरी से बाहर आने के बाद किस में आएगा? बॉडी के कैविटी में आएगा, सिलोम में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक डायग्राम बताया, इस डायग्राम में देखो कि इस डायग्राम के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाकर के बना रहा है ग्राफियन फॉलिकल, और जब भी ये ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है डेवलपिंग फॉलिकल, तो ये डेवलपिंग फॉलिकल एक टाइम के बाद ओवरी से बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल एक टाइम के बाद शरीर से बाहर आ जाएगा तो इसको हमने नाम दिया ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। और ओव्यूलेशन के बाद ये एग किस में आ जाएगा? सिलोम में आ जाएगा। और सिलोम के अंदर जो एग आ गया, इस एग को पकड़ने के लिए बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिम्ब्री। ये है फिम्ब्री, और ये फिम्ब्री जो है, जो अंगुली नुमा संरचना है फैलोपियन ट्यूब की इंटीरियर पार्ट की, ये सिलोम से इस एग को पकड़ लेगी। और उसके बाद में अब ये जो सेकेंडरी oogonia है, सेकेंडरी oocyte जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आ गया जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। अब जब सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ गया और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, इन दैट केस इसके अंदर एक और डिवीजन शुरू होता है जिसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड भी एक स्टेज के बाद रुक जाता है और उस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट मियोसिस सेकेंड की, मेटाफेज फर्स्ट नहीं सॉरी, मेटाफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड की जो स्टेज होती है मेटाफेज सेकेंड, इस मेटाफेज सेकेंड स्टेज के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना डिवीजन वापस अरेस्ट कर लेता है। तो एक क्वेश्चन आता है नीट में कि प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन विच स्टेज? तो डिप्लोटिन। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन विच स्टेज? तो मेटाफेज सेकेंड। तो मेटाफेज सेकेंड में ये अपने आप को अरेस्ट कर लेता है, यानी oocyte जो सेकेंडरी oocyte है उसका मियोसिस सेकेंड मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि वो स्पर्म की एंट्री कर रहा है। As the sperm will come near to this oocyte and will fertilize to oocyte, then this sperm will activate the next process। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे स्पर्म आएगा और सेकेंडरी oocyte में एंट्री करेगा, तो एंट्री करने के बाद अब ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मेटाफेज स्टेज जो सेकेंड है वो अब आगे शुरू होगी, और शुरू होने के बाद अब एक बॉडी बनाएगी जिसको हम कहते हैं ऊटिड, और इस बॉडी को जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, ठीक है। तो ये स्पर्म की एंट्री के बाद इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर मैमल्स के अंदर
ज़्यादातर मैमल्स के अंदर जो मियोसिस सेकंड है वो स्पर्म की एंट्री के बाद शुरू होता है। अब जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आप भले ओटिड कह सकते हो, इसको हम एग सेल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ओवम नहीं है, इसमें जो है वो स्पर्म के न्यूक्लियस भी एंटर कर चुके हैं, और इसी को हम जो है वो ओवम कह सकते हैं। ओवम अपने आप में अनफर्टिलाइज एग सेल है, लेकिन इसमें स्पर्म का जो है न्यूक्लियस भी जा चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइम के बाद जाइगोट में बदल देगा। इसी को हम जाइगोट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इसी को हमने क्या नाम दिया, oogenesis। तो oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको हम एक थ्योरेटिकली पढ़ ले, अगर थ्योरेटिकली पढ़े तो हमने कहा कि इसमें सबसे पहले स्टेज का नाम क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये वो फेज है जिसके अंदर प्राइमरी oogonia ने अपनी संख्या बढ़ाई। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी oogonia है वो इंक्रीज होते हैं नंबर में, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। और ये बिफोर बर्थ होने वाली प्रोसेस। उसके बाद सेकंड नंबर की जो फेज होती है उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज की अगर बात करें, ये वो फेज है जिसके अंदर जो oogonia है उसके अंदर दो तरह के चेंजेस आते हैं, और चेंज होने के बाद ये oogonia अपने आप को किसमें बदल देता है, प्राइमरी oocyte में। और इस प्राइमरी oocyte में आने से पहले इसमें दो तरह के चेंजेस आ रहे हैं। एक चेंज को हमने नाम दिया प्री वाइटेलोजेनेसिस, और एक चेंज को हमने नाम दिया वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस नाम का जो चेंज है, इस चेंज के अंदर हमने कहा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई बढ़ जाती है, यानी केंद्रक में केंद्रिका की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें आरएनए बढ़ जाते हैं, इसमें डीएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं वो भी इसमें बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्री वाइटलोजेनेसिस के अंदर इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एग को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें जो ईआर होती है वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देती है, और सबसे गजब की बात, इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है वो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। और ये वही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जो स्पर्म की एंट्री के बाद में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बनाएंगे और मोर देन वन स्पर्म को एंट्री होने से बचाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस प्री वाइटेलोजेनेसिस कहलाता है। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है यॉर्क फॉर्मेशन, इसका सीधा सा मतलब है यॉर्क फॉर्मेशन, और यॉर्क फॉर्मेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आकर के दो फॉस्फोप्रोटीन बनाते हैं जिसको कहते हैं फॉस्फेटिन और फॉस्फोलाइपोविटिन। और फॉस्फेटिन और फॉस्फोलाइपोविटिन नाम के जो प्रोटीन है ये जैसे ही बने तो ये बनने के बाद में ये दोनों प्रोटीन क्या बनाते हैं, यॉर्क बनाते हैं। इस तरह से ग्रोथ फेज कंप्लीट हुई। ग्रोथ फेज की अगर बात करें, ग्रोथ फेज के बाद में थर्ड नंबर की जो फेज आती है उसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेज। ये वो फेज है जिसके अंदर जो आदि तो जन्म से पहले हो रही है और आदि जन्म के बाद हो रही है। जन्म से पहले क्या होगा, मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होगा, देखो मैचुरेशन फेज में जो प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं डिक्टेट oocyte में। डिक्टेट oocyte में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक की जो फेज है वो बिफोर बर्थ है। उसके बाद में ये जो डिक्टेट oocyte है, ये डिक्टेट oocyte आगे का फिर नेक्स्ट डिवीजन शुरू करते हैं और फिर ये सेकेंडरी oocyte में बदलते हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। और उसके बाद में ये सेकेंडरी oocyte धीरे धीरे जो है
वो अपने आप को बदल देते हैं ऊटीड के अंदर या एग सेल के अंदर। इसको हमने नाम दिया मियोसिस सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि दो इंपॉर्टेंट स्टेज याद रखनी है, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोइड और मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड। इनके अंदर ये अरेस्टेड होती रहती है और उसके बाद का सारा प्रोसेस होता रहता है। तो हमने क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एमआरएस यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा, एफआरएस यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को डिटेल में पढ़ा और oogenesis यानी अंडाणु जनन को आज डिटेल में पढ़ा। तो ये जितने भी प्रोसेस हमने पढ़ी है इनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो मेरा लेक्चर आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन को लेके। फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किस टाइप से होता है, किस तरह से उसकी ओवरी में और उसके जो है यूट्रस में चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मेलिटीज होती है तो क्या होता है, किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनिक चेंजेस होने से बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, जिसका जो हेडिंग होगा वो यही होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी। ये जो आपको एक और डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ओवरी के अंदर प्राइमरी मॉड्यूल फॉलिकल प्राइमरी oocyte बनाती है, फिर मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी बनाए, सेकेंड पोलर बॉडी। एक और चीज़ अभी जो मैंने बताया कि अब यहाँ पर जो oocyte बना है तो इस oocyte के टाइम में भी जो एक और आपको एक्स्ट्रा डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पर भी दो पोलर बॉडी बनती है, इधर भी दो पोलर बॉडी बनती है और ये जो पोलर बॉडी है ये टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, अब टोटल जो मिला के अब यहाँ पर एक पोलर बॉडी बन जाती है और ये पोलर बॉडी भी कभी कभी डिवाइड हो जाती है, तो टोटल मिलाकर के आपको 3 पोलर बॉडी देखने को मिल जाती है, जो बाद में हालांकि डिसअपियर हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने oogenesis के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल।